नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत की नींव रखी, वैदिक युग। बिल्कुल, एक ऐसा समय जो हम कह सकते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला है। काफी लंबा दौर। पहला है ऋग्वेदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अच्छा। और इन दोनों के बीच जो बदलाव हुए वो काफी अहम है, उन पे गौर करना होगा। तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, ऋग्वेदिक काल। जानकारी ये इशारा करती है कि शुरुआती बसावट पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और ये लोग संस्कृत भाषा बोलने वाले थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त की सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण थी। अच्छा, ग्रामीण मतलब बड़े शहर नहीं थे? नहीं, बड़े शहर नहीं बसे थे। पशुपालन मुख्य आधार था उनका। और इन लोगों को आर्य कहा गया। मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का मत था कि ये मध्य एशिया से आए थे। लेकिन ये आर्य शब्द का मतलब क्या था उस समय? क्या ये कोई नस्ल थी? देखिए, इन लेखों के मुताबिक आर्य शब्द किसी नस्ल के लिए नहीं था, बल्कि ये मुख्य रूप से एक भाषा समूह, हाँ, मतलब संस्कृत और उससे जुड़ी भाषाएं बोलने वालों के लिए इस्तेमाल होता था। श्रेष्ठ या कुलीन जैसा अर्थ भी रहा होगा शायद। समझ गया। अच्छा, तो समाज का ढांचा कैसा था? लोग कैसे संगठित थे? क्या कोई सिस्टम था? हाँ, एक सिस्टम था। सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल मतलब परिवार? हाँ, परिवार, जिसका मुखिया कुल्प होता था। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम, यानी गांव। और गांव का मुखिया? गांव का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। फिर गांव के समूह से बनता था विश, जिसे कबीला कह सकते हैं। विश? हाँ, विश। उसका मुखिया विशपति। और कई विश मिलकर बनाते थे जन जैसे जनजाति? बिल्कुल, जनजाति। और उसका प्रधान होता था राजन, यानी राजा। बाद में यही जन बड़े राज्यों मतलब राष्ट्र का आधार बने। तो राजा ही सब कुछ तय करता था या उसकी मदद के लिए भी कोई लोग थे? नहीं, राजा बेशक सबसे ऊपर था, लेकिन अकेला नहीं था। उसकी मदद के लिए खास अधिकारी होते थे। जैसे? इनमें सबसे अहम थे पुरोहित? हाँ, जो मुख्य सलाहकार और धार्मिक गुरु होते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे बड़े नामी पुरोहितों का जिक्र भी है। अच्छा। और दूसरे थे सेनानी, मतलब सेना प्रमुख। ठीक है, पुरोहित और सेनानी। और कोई खास अधिकारी? मुझे याद आ रहा है रत्नी शब्द का भी उल्लेख है। 12 लोग? हाँ, लगभग 12। ये लोग एक तरह से राज्य के स्तंभ माने जाते थे, राजा के सलाहकार। दिलचस्प है। अच्छा, शासन में आम लोगों की भी कोई भूमिका थी? मैंने सभा और समिति जैसी संस्थाओं के बारे में पढ़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ये वो संस्थाएं थीं जो राजा को सलाह देती थीं। सलाह? जी। किस तरह की सलाह? ऐसा लगता है कि समिति जो थी वो आम जनजाति के लोगों की सभा होती थी, मतलब आम सभा। और सभा शायद चुने हुए या बड़े बुजुर्गों, शायद अनुभवी लोगों की या श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे इन विवरणों में लगी वो ये कि महिलाएं भी इन सभाओं और समितियों में हिस्सा ले सकती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की बेहतर स्थिति की तरफ एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि उनकी सामाजिक और शायद राजनीतिक जीवन में भी भागीदारी थी। ये तो वाकई बहुत प्रगतिशील बात लगती है उस जमाने के हिसाब से। अच्छा, युद्धों की भी बात होती है इन ग्रंथों में, खासकर एक बड़े युद्ध की, दाशराग्य युद्ध। हाँ, दाशराग्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध। ये ऋग्वेद में वर्णित एक अहम घटना है। कहाँ हुआ था ये युद्ध? और किसके बीच? ये युद्ध परुष्णी नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे हुआ था। राजा सुदास और 10 दूसरे कबीलों के एक संघ के बीच। और नतीजा? इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। युद्ध होते क्यों थे? क्या सिर्फ जमीन के लिए लड़ते थे? जमीन तो एक कारण थी, लेकिन एक और बड़ा कारण था पशुधन, खासकर गायें। गायें? हाँ, युद्ध के लिए अक्सर गविष्टि शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ही है गायों की खोज। ओह, गविष्टि मतलब गायों की खोज। इससे तो साफ है कि गाय उस अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कितनी कीमती थी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पशुओं पर ही टिकी थी काफी हद तक। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही मुख्य जरिया था। खेती का महत्व उतना नहीं था जितना बाद में हुआ। और गाय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उसे अघिन्या कहा गया है। सही कहा। अघिन्या मतलब जिसे मारा ना जाए। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक तरह से उसका भावनात्मक और सामाजिक महत्व भी दिखाता है। वो संपत्ति का पैमाना थी।
अब आते हैं सामाजिक संरचना पर। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का जिक्र आता है इसमें। हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनकी उत्पत्ति। हाँ, उसमें बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से हुई, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन क्या ये जन्म से तय होता था? मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा? यहीं पर एक अहम बात है। शुरुआती दौर में मतलब ऋग्वैदिक काल में ऐसा लगता है कि ये विभाजन संभवतः जन्म पर आधारित नहीं था। तो फिर किस पर? कर्म या व्यवसाय पर। मतलब व्यक्ति अपने काम और योग्यता के हिसाब से वर्ण बदल सकता था या चुना जा सकता था। ये व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में बन गई। अच्छा, तो ये थी ऋग्वैदिक दौर की तस्वीर। कबीलाई जीवन, पशुधन पर जोर और एक ऐसी वर्ण व्यवस्था जो शायद कर्म पर आधारित थी। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल, करीब 1000 ईसा पूर्व के बाद। यहाँ क्या बदला? यहाँ तस्वीर काफी बदल जाती है। बहुत कुछ बदला। पहला बड़ा बदलाव था भूगोल का। भूगोल का मतलब आर्य लोग अब पूर्व की तरफ बढ़े। गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है और उससे भी आगे तक फैल गए। अब जीवन शैली में ज्यादा स्थिरता आने लगी। कबीले बड़े जनपदों में बदलने लगे। और लोगों की आस्था, उनके देवी देवताओं में भी बदलाव आया क्या? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बदलाव है। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे, जैसे इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता, और अग्नि, आग के देवता, उनका महत्व थोड़ा कम हुआ। उनकी जगह कौन प्रमुख हो गए? उनकी जगह प्रजापति, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया, वो प्रमुख देवता बन गए। विष्णु का महत्व भी बढ़ा, जो पालनकर्ता माने गए। और रुद्र, जिनका बाद में शिव के रूप में विकास हुआ, वो भी महत्वपूर्ण हो गए। फ्री देवी की जो अवधारणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या वो यहीं से शुरू हुई? हाँ, हम कह सकते हैं कि उसकी जड़ें इसी काल में पनपने लगीं। तो फिर पूजा पाठ के तरीकों में भी फर्क आया होगा? बिल्कुल। कर्मकांड और यज्ञ बहुत ज्यादा विस्तृत और जटिल हो गए। राजा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। जैसे कौन से यज्ञ? जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ये बहुत बड़े पैमाने पर होते थे और इन यज्ञों में पुरोहितों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। समझ गया। अच्छा, और समाज का जो ढांचा था, वर्ण व्यवस्था, क्या वो वैसी ही रही जैसी ऋग्वैदिक काल में थी, कर्माधारित? नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ा और शायद सबसे दूरगामी बदलाव आया। क्या बदलाव? इन स्रोतों से साफ पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अब कर्म या व्यवसाय के बजाय पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई। पूरी तरह जन्म पर? हाँ। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव दिखते हैं, जैसे कि तकनीक वगैरह में? खेती का महत्व बहुत बढ़ गया। अब पशुपालन सहायक हो गया और खेती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। खेती में कोई नई तकनीक आई? हाँ, हल का इस्तेमाल आम हो गया। उसे सिर कहा जाता था। इससे गहरी जुताई संभव हुई और पैदावार बढ़ी। और धातुओं के इस्तेमाल में भी कोई नई बात हुई? ऋग्वैदिक काल में तो तांबा कांसा था। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इस काल में लोहे का ज्ञान और इस्तेमाल शुरू हुआ। लोहा? आयरन? हाँ, लोहा। इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया, जो ऋग्वैदिक काल के तांबे या कांसे लोहित अयस से अलग और ज्यादा मजबूत था। तो इसके क्या प्रभाव हुए? लोहे के औजारों से जंगल साफ करना आसान हुआ, खेती बेहतर हुई और लोहे के हथियारों ने युद्ध का तरीका भी बदल दिया। ये बहुत बड़ा तकनीकी विकास था। और रहन सहन से जुड़ी चीजें, जैसे बर्तन वगैरह? हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी विकसित हुई। इस दौर की एक खास पहचान है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, ये क्या थे? ये खास तरह के स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। अंग्रेजी में पेंटेड ग्रे वेयर या PGW कहते हैं। ये उस काल के कई पुरातात्विक स्थलों पर मिले हैं और उस संस्कृति की एक पहचान बन गए हैं। पैसे का चलन शुरू हो गया था, सिक्के वगैरह बनने लगे थे। देखिए, कुछ इकाइयों जैसे निष्क और शतमान का जिक्र तो मिलता है। ये शायद सोने के टुकड़े या गहने थे जो लेन देन में इस्तेमाल होते होंगे। लेकिन सिक्के? हाँ, मतलब पक्के तौर पर कह सकें कि नियमित सिक्के ढाले जाने लगे थे। ऐसा कोई ठोस सबूत इन स्रोतों के आधार पर तो नहीं मिला है। व्यापार शायद अभी भी ज्यादातर चीजों की अदला बदली मतलब वस्तु विनिमय पर ही चलता था। अच्छा। बसावट में भी कोई फर्क आया?
क्या बस्तियां बड़ी होने लगीं, गांवों से शहर बनने लगे? हाँ, धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बसने लगीं और कुछ छोटे मोटे नगरों का रूप लेने लगीं। और एक और अहम बात, इसी दौर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल शुरू होने के संकेत मिलते हैं। पक्की ईंटें? हाँ। जी, कच्ची ईंटों की जगह पक्की ईंटें। कौशाम्बी जैसी जगहों पर इसके शुरुआती सबूत मिले हैं। ये शहरीकरण की तरफ एक कदम था। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं ज्ञान और सोच विचार की, फिलॉसफी की। इन लेखों में भारत के कई पुराने दर्शनों का जिक्र है। बिल्कुल। भारत की जो 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां हैं, जिन्हें षड्दर्शन कहते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। हाँ, जिसे वेदांत भी कहते हैं, उनकी जड़ें इसी वैदिक काल में हैं। इनमें सांख्य दर्शन को सबसे पुराना माना जाता है और इसके प्रणेता कपिल मुनि कहे जाते हैं। ये सभी दर्शन जीवन, ब्रह्मांड, ज्ञान के बुनियादी सवालों से जूझते हैं। मतलब कि दुनिया क्या है, हम कौन हैं, ज्ञान कैसे मिलता है, इस तरह के सवाल। और उपनिषद, उन्हें तो भारतीय दर्शन का शिखर माना जाता है। वो कब के हैं? हाँ, उपनिषद, जिनकी संख्या 108 बताई जाती है, वो ज्यादातर उत्तर वैदिक काल की ही देन है। ये वेदों का हिस्सा है? हाँ, ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इनमें आत्मा, परमात्मा यानी ब्रह्म, सृष्टि का रहस्य, जीवन का उद्देश्य, मोक्ष जैसे बहुत गहरे दार्शनिक सवालों पर संवाद और चिंतन है। और हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है, वो भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। अच्छा, और गायत्री मंत्र जो आज भी बहुत प्रचलित है, वो कहाँ से? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। ये ऋग्वेद के 3 मंडल में है। और इसकी रचना किसने की? माना जाता है कि इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, वेदों की बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। बाकी के वेद और दूसरे ग्रंथ कब आए? ऋग्वेद के बाद 3 और वेद रचे गए। सामवेद। उसमें क्या है? उसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाने लायक बनाया गया है, धुनों के साथ। इसे भारतीय संगीत का स्रोत भी मानते हैं। फिर यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने की विधियों और मंत्र हैं। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। हाँ, उसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें, लोक विश्वास, जादू टोना, औषधि, चिकित्सा, इस तरह के मंत्र और विषय हैं। और इनके अलावा वेदों को और अच्छी तरह समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जो गद्य में टीकाएं हैं। फिर आरण्यक हैं, जो जंगल में रहने वाले ऋषियों के दार्शनिक चिंतन है। और अंत में उपनिषद। ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य बनाते हैं। समझ गया। और हमारे 2 महान महाकाव्य, रामायण और महाभारत, क्या वो भी इसी दौर के हैं? देखिए, रामायण और महाभारत को उनका जो अंतिम रूप आज हम देखते हैं, वो तो बहुत बाद में मिला। सदियों तक उनमें चीजें जुड़ती रहीं, लेकिन उनकी मूल कहानियों और पात्रों की जड़ें वो इसी वैदिक काल या उसके तुरंत बाद के दौर से जुड़ी हो सकती हैं। महाभारत का पुराना नाम भी कुछ और था। हाँ, इन स्रोतों में महाभारत का पुराना नाम जय संहिता बताया गया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा गया है। अच्छा, उस दौर की जीवन शैली कैसी थी? मतलब क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, मनोरंजन क्या था? एक खास पेय सोमरस का जिक्र बार बार आता है, खासकर ऋग्वेद में। सोमरस, ये क्या था? ये शायद किसी खास पौधे से बनने वाला स्फूर्तिदायक पेय था, जिसे यज्ञों में देवताओं को चढ़ाया जाता था और पिया भी जाता था। इसकी असली पहचान पर अब भी बहस है। और कपड़ों में 3 तरह के वस्त्रों का पता चलता है। वास, जो शरीर के निचले हिस्से का कपड़ा होता था। अधिवास, जो ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चादर या शॉल जैसा था। और उष्णीश यानी पगड़ी। मनोरंजन के क्या साधन थे? मनोरंजन के लिए रथ दौड़ बहुत लोकप्रिय थी, घुड़दौड़ भी होती थी, पासे का खेल भी खेला जाता था और नाचना गाना तो था ही। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या स्कूल वगैरह थे? और महिलाओं की स्थिति पर हमने ऋग्वेदिक काल की बात की थी, क्या उत्तर वैदिक काल में भी वैसी ही अच्छी स्थिति रही? स्कूल जैसे तो नहीं थे। शिक्षा मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा से चलती थी। गुरु के आश्रम में रहकर सीखते थे। जो लोग वेदों को पढ़ाकर अपनी जीविका चलाते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं की स्थिति की बात करें तो जैसा हमने देखा, ऋग्वैदिक काल में काफी अच्छी थी। उन्हें पढ़ने लिखने का, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कई विद्वान महिलाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ तक किए। बाल विवाह या पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह, खासकर देवर से,
और स्वयंवर की भी अनुमति थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हाँ, ये भी सच है कि उत्तर वैदिक काल आते आते जैसे जैसे समाज ज्यादा कर्मकांडी और वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। उनके अधिकार कुछ सीमित हुए, सभा समिति में उनकी भागीदारी कम हो गई। पशुओं और नदियों का समाज में क्या स्थान था? गाय का तो हमने सुना। गाय का महत्व तो सर्वोपरि था। अघ्यन्या, वो पूजनीय थी, संपत्ति थी। घोड़ा भी आर्यों का बहुत पसंदीदा और उपयोगी पशु था, खासकर रथों और युद्ध में उसकी बड़ी भूमिका थी। और नदियां? नदियां जीवनदायिनी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है, नदी तमा, यानी नदियों में श्रेष्ठ। सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है, शायद इसलिए कि शुरुआती बसावट वहीं थी। गंगा, यमुना जैसी नदियां भी महत्वपूर्ण थी, खासकर उत्तर वैदिक काल में जब आर्य पूरब की ओर बढ़े। कमाल है, ये जानकारी हमें उस गुजरे जमाने की कितनी साफ तस्वीर देती है। अच्छा, अब ये स्रोत हमें वैदिक काल के बाद एक नए दौर की तरफ ले जाते हैं, महाजनपद काल। ये क्या था? बिल्कुल, ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, बुद्ध के जन्म से थोड़ा पहले का दौर। इस समय तक उत्तर भारत में वो जो छोटे छोटे जन थे, यानी कबीलाई राज्य, वो अब बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदलने लगे थे। इन्हीं बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया। महाजनपद, इनकी संख्या कितनी बताई गई है और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें ऐसे 16 बड़े महाजनपदों की एक सूची मिलती है। ये उस समय के राजनीतिक नक्शे की तरह है। 16? कौन कौन से प्रमुख नाम हैं इस सूची में? काशी, मगध जैसे नाम तो सुने हैं। कहाँ, बिल्कुल। इसमें अंग यानी कि आज का बिहार, शक्तिशाली मगध यानी दक्षिण बिहार, काशी यानी वाराणसी के आसपास, कोसल यानी अवध क्षेत्र, वज्जी एक गणराज्य संघ बिहार में, मल, चेदी, वत्स, कुरु यानी दिल्ली मेरठ क्षेत्र, पांचाल पश्चिमी यूपी, मत्स्य यानी जयपुर के आसपास, शूरसेन मथुरा, अश्मक गोदावरी तट पर दक्षिण का एकमात्र, अवंती मालवा मध्य प्रदेश, गांधार पश्चिमोत्तर पाकिस्तान अफगानिस्तान और कंबोज, ये 16 थे। हर एक की अपनी राजधानी भी थी? जी हाँ, हर एक की अपनी राजधानी और अपनी पहचान थी। जैसे मगध की गिरिव्रज या राजगृह, काशी की वाराणसी, गांधार की तक्षशिला। ये तो दिखाता है कि अब छोटे कबीले नहीं बल्कि बड़े क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे। राजनीतिक नक्शा बदल रहा था। निश्चित रूप से ये राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण का दौर था। अब इन महाजनपदों के बीच आपस में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, कौन सबसे ताकतवर बनेगा। और इसी लड़ाई में आखिरकार मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ये भारत में साम्राज्यों के उदय की कहानी की बिल्कुल शुरुआत थी। हम देखते हैं कि कैसे पश्चिम उत्तर में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक और दक्षिण में अश्मक तक राज्य फैले हुए थे। ये अगले ऐतिहासिक चरण की जमीन तैयार कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।